वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको बताया गया था कि विदाउट कॉस्ट और विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। तो सीटेट की तैयारी के लिए आपके लिए पहला वीडियो लाया गया है। आपको जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं 6 से लेकर 8 तक, उसकी सारी के सारी एसएसटी की क्लासेज चैप्टर वाइज करवाई जाएगी, जो कि इम्पोर्टेंट है, ना कि पूरी एनसीईआरटी। इम्पोर्टेंट का मतलब है आपको सिर्फ 90 नंबर लाना है, इससे ज़्यादा से आपको मतलब नहीं है। 90 से 100 आ जाएँ, 120 आ जाएँ, वो अलग बात है, बाकी आपको क्वालिफाई करना है, आपको ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम एसएसटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, एसएसटी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। पहले मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अभी पेड कोर्स ले रहे हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थान का भाग बन रहे हैं, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर आपको पीडीएफ अपलोड करवाई जाएंगी, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके साथ में आपको उस पीडीएफ का जितना कुछ समझाने का मैटर है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। साथ में सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बने रहिए हमारे साथ में। हम आज पढ़ेंगे हमारा अतीत भाग फर्स्ट क्लास सिक्स्थ की ये किताब है। उसके अध्याय 1 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या, कब और कहाँ, कैसे, इन चीज़ों को समझेंगे। हमारे अतीत का मतलब है हम हमारे इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास का मतलब हो गया हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से जीवन यापन किया था, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की थी। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने 10 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद में आप पढ़िएगा, नोट्स से पढ़िएगा। नोट्स की अगर आप फ़ोटोकॉपी निकाल सकते हैं तो फ़ोटोकॉपी निकालिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। पहला है उत्तर पश्चिम की सुलेमान व किरथर की पहाड़ियाँ। जो ये दोनों के दोनों पहाड़ियाँ हैं वो भारत के जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके उत्तर से उत्तर पश्चिम एरिया में स्थित है। जो कि आपको मैं इस जो मैप बना रखा है एक, उसमें शो कर देता हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया जो है ये उत्तर पश्चिम एरिया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो जो ये दोनों दोनों पहाड़ियाँ हैं वो लगभग 8,000 वर्ष पुरानी हैं। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ने वर्क किया था, कृषि की उपज की थी। और कृषि उपज में कौन सी कृषियाँ की थी? गेहूँ और जौ। जनरली सीटेट में जो देते हैं वो गेहूं और जौ के साथ में कोई तीसरा ऑप्शन ऐड कर देते हैं और इनमें से कौन गलत है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें इसमें जानवरों की कि कौन कौन से जानवर वो उपयोग में लिया करते थे, तो उनमें है भेड़, बकरी, गाय व बैल। और इनका निवास स्थान किस प्रकार का था? तो निवास स्थान था इनका गाँव में। शहरीकरण अभी विकसित नहीं हुआ था 8,000 वर्ष पूर्व। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वो अगर उनका क्वेश्चन रहेगा सुलेमान व किरथर की पहाड़ियों में निवास स्थान शहरों का था, तो आपको इसका ऑप्शन गलत करना है। क्वेश्चन जो पढ़ना है वो सीटेट के नज़रिए से पढ़ना है, ना कि रटना है, क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि इतना सा चेंज करता है कि गाँव में या शहरों में। आगे हम बात करें जो अगला टॉपिक है इस एनसीईआरटी का, उत्तर पूर्व में गारो व मध्य भारत में विंध्याचल की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों में से कौन सा क्वेश्चन विशेष है जो एनसीईआरटी में है और वो सीटेट वाले पूछ सकते हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ और कृषि के भी विकास में जो इम्पोर्टेंट है याद करने वाला, वहाँ पर चावल की खेती हुई। अब चावल की खेती कहाँ पे हुई? वो ही है विंध्यन पहाड़ियों के उत्तर में। तो विंध्यन पहाड़ी के उत्तर में सबसे पहले किसकी खेती हुई? चावल की। तो आपको अगर गेहूं ऑप्शन में दिखे तो गेहूं को आप रोंग कर दोगे। जिस तरीके से आ गया विंध्यन पहाड़ी के उत्तरी भाग में सबसे पहले गेहूं की खोज की गई, तो वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि वहाँ पे चावल की दी गई है तो उसको आप सही कर सकते हैं। देन आफ्टर आगे हम बढ़ते हैं। जो नदियां हैं, सहायक नदियां टॉपिक है। सहायक नदियां किसको बोलते हैं पहले आपको वो बता देते हैं। सहायक नदियों का मतलब होता है जो कि जो एक बड़ी नदी के साथ में मिल जाए, उन नदियों को कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाए। 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे आरंभिक नगर फूले
अगर पूछे सवाल कि आरंभिक नगर कब फूले, तो आपको उत्तर देना है 4700 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष पूर्व ये आरंभिक नगर फूले। उसके बाद में 2500 वर्ष पूर्व की बात करें तो गंगा व उसकी सहायक नदियों तथा समुद्री तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास हुआ था। अब गंगा की जो नदी है सोन, उसका इस एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जो गंगा की नदी है सोन नदी, वो गंगा के दक्षिणी एरिया में बहती है। तो ये जो सोन नदी है वो प्राचीन काल के मगध के नाम से जाना जाता है। जो एरिया है इसका बहाव क्षेत्र है उसको मगध के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो मगध वाले एरिया के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि मगध गंगा की सहायक नदियों का एक बहाव क्षेत्र था। जहाँ पर अभी बिहार स्थित है उसका प्राचीन नाम मगध था। और यहाँ पर कई शक्तिशाली राजा हुए हैं, उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य एकत्र किया था। अगर अगले टॉपिक की बात करें तो वो है यात्रा का कारण। यात्रा मतलब इंसान का या मनुष्य का एक जगह से दूसरी जगह जाना यात्रा कहलाता है। तो यात्रा के कारणों में क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा यात्रा का कारण नहीं था। तो इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देगा, उसके बाद में चौथा ऑप्शन और ऐड कर देगा। तो अपन को जो रॉन्ग है उस पर जो है क्लिक करना है। तो हम बताते हैं यात्रा के कारणों में कौन कौन से आएंगे। काम की तलाश, प्राकृतिक आपदाओं, सैन्य कारण, व्यापार, धर्म प्रचार, रोचक स्थानों का भ्रमण। ये के सब कारण क्या हैं, यात्राओं के कारण हैं। काम की तलाश में लोग बाग इधर उधर जाया करते थे। यदि कहीं एक स्थान पर अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। उसी प्रकार हम बात करें सैन्य कारण, यदि कहीं पे कोई लड़ाई कर ली जाती थी अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, तब भी जो है यात्रा की जाती थी। व्यापार के लिए यात्रा की जाती थी। अगर धार्मिक गुरुओं की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। अगर कोई रोचक स्थान है, जैसे कि कोई सुहाना मौसम है, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में आपको अगर समझाएं तो गर्मियों में जिस प्रकार से माउंट आबू राजस्थान के लिए फेमस है कि आप वहां जाकर भ्रमण कर सकते हैं, इसी तरीके से प्राचीन काल में भी अच्छी अच्छी जगहों पर जाने के लिए भ्रमण किया जाता था। आगे हम बात करेंगे यात्राओं के कारण विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई। मीन्स जैसे कि आज अगर आपके एरिया का कोई बंदा किसी दूसरे एरिया में जाके अगर भ्रमण करेगा तो वहाँ के कुछ जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको सीख के वापस अपने गांव में लाएगा और वहाँ पे आके उनको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरीके से प्राचीन काल में जो यात्राएं होती थी उनसे सांस्कृतिक परंपराएं क्यों हुई, विकसित हुई। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है देश के नाम के ऊपर बनता है कि हमारा देश का नाम भारत है या भरत है या इंडिया से कहाँ से क्या निकला है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया है जो इंडिया निकला है इंडस से निकला है। और इंडस है, इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु हमारे यहाँ पे एक नदी बहा करती थी, ठीक है, उसी के हिसाब से ये सिंधु नाम है। और ये सिंधु को ही हिंदोस या इंदोस 2500 वर्ष पूर्व आने वाले ईरानियों व यूनानियों ने कहा था। अगर हम बात करें भारत की, अगला नाम है भारत जो नाम है वो भरत से पड़ा है। और ये भरत नाम कहाँ से पड़ा है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के द्वारा ये नाम दिया गया है। और ये जो भरत की कहानी है वो आपको ऋग्वेद में भी आराम से मिल जाएगी। तो उसके कारण भी भारत का नाम भरत से भारत पड़ा। अगर हम आगे बात करें अतीत के बारे में किस प्रकार जानते हैं, अतीत का मतलब होता है अपने इतिहास के बारे में हम किस प्रकार से जानते हैं। तो इतिहास के बारे में जानने के लिए अतीत में लिखी हुई पुस्तकें हमारे काम में आती हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इसमें जहाँ से क्वेश्चन उठता है वो है पांडुलिपि। पांडुलिपि की बात करें तो ये पांडुलिपि एक हस्तलिखित किताब हुआ करती है, जो कि जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि लिखा हुआ है स्क्रीन पे, मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो ये मैन्युस्क्रिप्ट है एक लैटिन शब्द है, जो मेनु का अर्थ होता है हाथ। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सब हाथ से लिखी जाती थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। जो ये स्रोत हैं वो जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि कहाँ से किस प्रकार से किस चीज़ पर लिखी जाती थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो पांडुलिपि वो ताड़पत्रों व हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस किस से लिखी जाती, ताड़पत्रों पर और इसके अलावा भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर।
तो भोजपत्र इसका क्या हो जाएगा उत्तर। अगर हम बात करें इसी से मैटर अतीत को जानने की कोशिश करने के लिए, जैसे कि हमने पांडुलिपियों की बात की थी, तो ये पांडुलिपियाँ थी, इनको कई जगहों पर कीड़ों ने खा लिया है जो कि नष्ट हो गई है, लेकिन अभी भी ये पांडुलिपियाँ विद्यमान है। कहाँ पर? मंदिरों में। पांडुलिपियों में हमें किस किस की जानकारी मिलती है? धार्मिक मान्यताओं की और राजाओं के जीवन की, औषधि तथा विज्ञान के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अगर हम बात करें अभिलेखों के बारे में, तो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख की परिभाषा ये लिखी हुई है, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। मतलब ये हुआ टोटली कि आपको कठोर सतह का उपयोग करना है। अगर हम बात करें अभिलेख की, तो या तो पत्थर लो या कोई धातु लो। और ये हमारे जो अभिलेख है, इनसे हमें किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो हम बता दें आपको, राजा और रानियों द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख मिलता है और उनके आदेशों का उल्लेख मिलता है जो वो अपनी प्रजा को दिया करते थे, और इनकी विधियों का भी इसमें अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। पुरातत्व विधि के बारे में बात करें, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। मतलब ये हुआ जो अतीत में चीज़ें बनी हैं और उपयोग में, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ बनी है तो वो उपयोग में तो आएगी, और उपयोग किस प्रकार आई, इन सभी का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं पुरातत्वविद। और पुरातत्वविद किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है वो आपको बता दें। ईंट से बनी इमारतें, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, धातु इत्यादि, इन चीज़ों का क्या करता है? वो अध्ययन करता है। शासक अपनी विधियों का लेखा जोखा रखते थे, परंतु आम आदमी नहीं। प्राचीन काल में शासक थे, वो अपने विधियों का या अपने कार्यों का लेखा जोखा, जैसा कि आपने पढ़ा है कि अभिलेखों में रखते थे, ताड़पत्रों पर लिखते, पांडुलिपियों पर रखते थे, लेकिन आम आदमी ऐसा लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसके बाद में हम बात करेंगे तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब क्या है? तिथि मतलब, जैसे कि आज हमारी बात करें 2024 चल रहा है, तो 2024 ईस्वी लगाते हैं हम, तो उसी मैटर को समझेंगे। ये जो ईस्वी है, ये जो ईस्वी का फंडा आया है वो है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह से। ईसा मसीह के अगर जन्म की बात करें, तो जन्म से बाद वाली जो वर्षें हैं उन सबको हम बोलते हैं, बाद वाली वर्षों को ईस्वी। जैसे कि अभी 2024 ईस्वी चल रही है, लेकिन जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है उससे पहले की सभी तिथियों को हम बोलते हैं ईस्वी पूर्व, या फिर ईसा से पहले, या फिर बिफोर क्राइस्ट। दोस्तों, इस प्रकार प्रत्येक चैप्टर में से आपको मैं पढ़ाता रहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए पूछी जाती हैं। साथ में ही आपको जो इनकी क्यूज़ हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस प्रकार बनेंगे, इनसे मेन चीज़ है क्वेश्चंस किस प्रकार उठते हैं, उन सबको आपके टेलीग्राम ग्रुप से और साथ में ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। जो क्विजेज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, वो भी जल्द से ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। प्रत्येक क्लास 10 से 20 मिनट के बीच की होगी, और साथ में जब एक किताब कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि हिस्ट्री की किताब ले रखी है, चैप्टर वाइज चलेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगी तो एक किताब को 1 घंटे में शॉर्ट व्यूज़ में भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि 1 घंटे में पूरी किताब का आपका रिवीजन हो जाए। अभी आपके पास समय है तो आराम से प्रत्येक नोट्स को फ़ोटोकॉपी निकाल के आराम से आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप एलिजिबल हैं उनको नोट्स बनाने के, तो आप मोबाइल से डायरेक्ट उतार के भी लिख सकते हैं, ताकि जितना आप अगर लिख पाते हो ना, उतने ज़्यादा ही आपको याद होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।